कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बुनी होई न प्रीत। एयर मार्शल ए.के. भारती ने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामचरितमानस की यही पंक्तियां सुनाकर एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। बेशक वो ढोल नगाड़े बजा रहे हों, जीत का इकबाल कर रहे हों, लेकिन हकीकत क्या है ये दुनिया जान चुकी है। भारत के मिलिट्री बेसिस एकदम ठीक हैं और पूरी तरह से सक्रिय हैं, चालू हैं। आवश्यकता पड़ने पर भारत अपने अगले मिशन के लिए भी तैयार है, तत्पर है। हमले के बाद पाकिस्तान जरूर अलग थलग पड़ गया, पाकिस्तान में तबाही के प्रमाण भी हैं। न्यूक्लियर देश में घुसकर भारत ने सैन्य प्रहार किया, लेकिन फिर भी हायरी सियासत। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत अब परवान चढ़ने लगी है। युद्ध विराम, कितनी शांति, कितना संग्राम, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाक सीमा पर समझौता। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। घरेलू सियासत में शुरू हुई जंग। युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। करार पर विपक्ष उठा रहा सवाल। जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी, ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। आतंक के खिलाफ जारी है सेना का ऑपरेशन। दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। भारत की लड़ाई तो आतंकियों से थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया। भारतीय सेना ने सच में डंका बजा दिया और विश्व को बता दिया, अगर आंख किसी ने दिखाई तो आंखें निकाल ली जाएंगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया और करारा जवाब दिया। सेना ने केवल सीमा से सटे हुए सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। सेना ने बताया कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है।
यानी अलर्ट पर भारत और पूरी तैयारी है भारतीय सेनाओं की। एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस की ये पंक्ति सुनाकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। हमले के बाद अलग अलग पड़ा है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच हालात क्या हैं ये दुनिया जानती है। हमले के बाद अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान और हो चुका है युद्ध विराम, यानी कि यूं कहें युद्ध खत्म हो गया लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है लेकिन सिंदूर पर सियासत जारी है। भारत ने कूटनीति और सैन्य क्षमता के दम पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन देश में विपक्ष इस मसले को लेकर ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग कर रहा है, संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। सुनिए। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में लाना पड़ा। उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया। पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विपक्ष सवाल लगातार पूछ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों की? क्या ये भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है? बाकायदा खत लिखकर नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र की मांग हो रही है। युद्ध विराम की शर्तें पूछी जा रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद देश में सियासत मानिए परवान चढ़ रही है, लेकिन ये सियासत और सवाल किस लिए और कितनी जरूरी? तब जब भारतीय सेना का आतंकिस्तान पर प्रहार जारी है, तब जब पाकिस्तान से सीज फायर के बाद देश में सियासत हवा ले रही है। आखिर क्यों सत्ता का सियासी कोहराम मचा है, जबकि सेना का मैसेज सीधा है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बहरहाल तो सीमा पर शांति है, लेकिन राजनीति में अशांति फैल गई है और कांग्रेस के साथ साथ बाकी दलों ने हमला कर दिया है। वही दल जो कि सरकार के साथ थे कि आप अपनी नीति पर आगे बढ़िए, सेना को खुली छूट दीजिए और पाकिस्तान का इलाज करिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खेमचंद शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा आपका। विजय कौशिक है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है विजय भाई आपका। रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खेमचंद शर्मा साहब, शांति है सरहद पर, लेकिन पैनी निगाह सेना की अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान उस पार है और पाकिस्तान की फितरत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस राजनीति की फितरत को हम कैसे देखें? जो विपक्षी पार्टियां कल तक सरकार के साथ थीं, अब वो कह रही हैं कि थर्ड पार्टी बीच में कहां से आ गई, अमेरिका क्यों एंट्री ले गया। सेना हर दिन कुछ न कुछ बता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीएमओ ने एक एक तस्वीर दिखाई कि हमने क्या किया और क्यों किया। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमने युद्ध नहीं छेड़ा था, हमने अपनी तरफ से हमला नहीं किया था, हमने तो आतंकियों को निशाना बनाया था। लेकिन अब सवाल आपके ऊपर आ गया कि सेना जीती लेकिन सरकार हार गई। नमस्कार, जय हिंद। जी
आर्य जो लोग सवाल करें वो वही लोग हैं। जब मुंबई में बड़ी घटना होती है, उग्रवादी घटना होती है 26/11 की, तो वहां पे वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ निंदा करते हैं। आज जब जोरदार तरीके से जवाब दिया गया है, पाकिस्तान में घुस के मारा गया है, पाकिस्तान में वहाँ पे उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, उनके कई फाइटर प्लेन को न्यूट्रलाइज किया गया है, आज वो सवाल उठा रहे हैं। रही बात थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की, देखिए जब दो बड़े देश युद्ध करते हैं तो जो बाकी के देश हैं वो सभी कंसर्न करते हैं, या फिर उनका अपना अपना साइड होती है, तो वो अपनी अपनी बातें करते हैं। रही बात यूरोप की, अमेरिका की, रशिया की, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब अमेरिका अगर पाकिस्तान जाके वहाँ पे हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और अमेरिका उनसे बात करके भारत को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ठीक है, आप जो करना चाह रहे थे वो हो गया, फिर भारत का क्या था, भारत का पर्पज क्या था? भारत का पर्पज था हम उग्रवादियों को घुस के मारेंगे, हम जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनके कैंप को नष्ट करेंगे। हमने 9 कैंप वहाँ पे नष्ट कर दिए थे। भारत ने ये थोड़ी कहा था कि हमने जो 9 कैंप नष्ट कर दिए उसके बाद हम लगातार पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान की राजधानी को खत्म कर देंगे। हमारा ये कभी पर्पज ही नहीं था, या पाकिस्तान में घुस के हम पाकिस्तान की जमीन को हथिया लेंगे। हमारा पर्पज था कि हमारे यहाँ पे जो आतंकवादी आए थे, उनके जो हैंडलर्स थे, उनके जो लॉन्च पैड है, उनका जो ट्रेनिंग कैंप है, उन पर नष्ट करें। वो हम लोगों ने किया। उसके बाद पाकिस्तान की हिमाकत थी, तो हम लोगों ने मुंह जवाब दिया। फिर उसके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थे जिसके थ्रू वो भारत में लॉन्च कर रहे थे, मिसाइल लॉन्च कर रहे थे या ड्रोन लॉन्च कर रहे थे, या तो बहुत सारी और भी चीजें लॉन्च कर रहे थे, उसको हमें मुंह जवाब दिया। पाकिस्तान चारों ओर से पाकिस्तान घबरा गया। वहाँ उनके जितने एयरबेस थे, लगभग 10 से 12 एयरबेस को नुकसान पहुंचा, उनके जो फाइटर जेट है उनको नुकसान पहुंचा, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो नंबर सामने आ रहे हैं 35-40 उनके सैनिक भी मारे गए, और सैकड़ों की संख्या में उग्रवादी मारे गए, क्योंकि उनके ट्रेनिंग कैंप को नष्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। तो भारत का पर्पज तो पूरा हो गया। भारत का पर्पज था कि हमें उग्रवादी को नष्ट देना है, कि अगर आप हमारे घर में आओगे और हमारे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि करोगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वार लेंगे और हम उसका जोरदार तरीके से जवाब देंगे। अब अगर पाकिस्तान गुस्से पर है, हमारा काम तो पहले दिन खत्म हो चुका था। पाकिस्तान इसका जवाब लेता हूँ, खेमचंद जी इसका जवाब लेता हूँ। विजय कौशिक साहब, भाई सेना का जो पर्पस था वो पूरा हो गया, शर्तों के आधार पर सीज फायर हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों का पर्पस क्या है? क्योंकि जितनी जानकारी सेना को देनी है वो लगातार दे रहे हैं। अब उसमें कहां शक है कि हम हार गए या हमारी सरकार हार गई? जानकारी मांगना विपक्ष का जिम्मा है और वो अधिकार भी है, उसमें कोई शक नहीं। आप विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भाषा बदल गई अचानक से, कल तक सरकार के साथ थे, फैसले के साथ थे, अब कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई, सेना कह रही है कि हम तो पास हैं, 100 नंबर से पास है। कौशिक साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये तय करना पड़ेगा भाजपा को कि जो मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें पक्ष और विपक्ष और देश की जनता सभी के सवालों का जवाब देना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद, हालांकि पहलगाम हमले को सरकार का फेलियर माना गया, कि सरकार की नाकामी रही, कि पहलगाम जहां से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है वहां पर क्यों सैनिकों की कमी थी या सैनिक नहीं थे, जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकी इस वारदात को करने में कामयाब रहे। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये रहा कि ये जो घटना हुई है इसमें हमें सरकार के साथ हर तरह से खड़े होना चाहिए। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री जी को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से हर तरह से सड़कों पर उतरकर भी भाजपा को समर्थन दे रहा था, लेकिन मोदी जी नहीं आए। उसके बाद में मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध तो बाद की बात है। पहले सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि भी हमने आतंकी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर पाकिस्तान में घुसे बगैर हमले किए हैं, हमने सरकार का समर्थन किया। उसके बाद सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, उसके चलते हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम भाजपा की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार के साथ थे, लेकिन अचानक से पता चलता है कि एक ठेकेदार
अमेरिका सोशल मीडिया पर जानकारी देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं, और मैं बड़ी खुशी के साथ इसकी घोषणा करता हूं। भाई मोदी जी ने घोषणा क्यों नहीं की स्वयं आकर? अमेरिका कौन है? कल तक जो शिमला समझौते पर उंगली उठाते थे, आज उन्हें ये बताना चाहिए कि किन किन शर्तों के तहत भारत ने ये सीज फायर किया है। आप तो कथित रूप से लाहौर पहुंच गए थे, फिर पाकिस्तान को उसके रहमो करम पर छोड़ने की जरूरत क्या थी? जब इलाज करना था तो ढंग से करना था। ये बहुत सी बातें हैं अच्छा, जो मोदी जी के ऊपर सवालिया निशान। बाकी सारी बातों का जवाब तो खेमचंद भाई देंगे। मेरा एक सवाल आपसे है, इलाज करना था तो ढंग से करते, तो 71 में क्यों नहीं ढंग से कर दिया था? जब देश टुकड़ों में बांट दिया था, बांग्लादेश बन गया था, तो उसी वक्त पीओके भी वापस ले लेते, ढंग से इलाज हो गया होता, सालों पहले हो गया होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस ने कोई गलती की है तो मोदी जी जो कहें कि हाँ हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे। चलिए, कम से कम विजय भाई आपने माना कि हाँ कांग्रेस ने वो गलती की थी। इस ईमानदारी पर मैं आपकी तारीफ करूंगा। अरे भाई भगवान है तो कुछ तो काम करके दिखाइए। क्यों देश को मझधार में छोड़ रखा है? क्यों महंगाई बेरोजगारी से देश को मार रखा है? क्यों जब आप युद्ध का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो फिर एकाएक आप पीछे क्यों हट जाते हैं? अब यहाँ पर देखिए, यही भ्रम फैलाने वाली जो स्थिति है ना, भारत की सरकार ने कभी युद्ध का ऐलान नहीं किया, हमारी सेना ने कभी अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान नहीं किया, हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई हमने की थी आतंकियों पर, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की थी, हमने युद्ध नहीं छेड़ा था। नहीं, ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। युद्ध तो तब छेड़ा गया था जब देश बटा था पाकिस्तान, और उस वक्त में पूरा मौका था, सारे सैनिक सरेंडर में थे। उस वक्त आपने पीओके का इलाज कर लिया होता तो पीओके भी हमारा होता, जो कश्मीर का हिस्सा उधर है वो भी हमारा होता, और सारा क्रेडिट भी आपके पास होता, और सालों पहले होता, देश न जाने कितना तरक्की कर गया होता। लेकिन खेमचंद शर्मा साहब, विजय कौशिक का ये कहना है कि भाई पहले सरदरी बैठक में आपने चर्चा की, हमने समर्थन दिया, अब आप कुछ बता नहीं रहे। वो अलग बात है कि देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, देश को बताएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम क्या देश से बाहर हैं, हमें भी तो बता दीजिए। और तीनों सेनाओं ने पूरे देश को बताया, और पूरे विश्व के सामने उन्होंने फैक्ट फिगर भी रखे, वीडियो भी रखे, एविडेंस भी रखे कि किस तरीके से हम लोगों ने भारत में पाकिस्तान में अंदर जाके पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के एयरबेसिस को, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनको हम लोगों ने नष्ट किया। ये सारी चीजें सेना ने दिखाई, और सेना ने ये भी बताया, सरकार ने भी साफ साफ बताया कि जो हमारा पर्पस था ये था कि टेररिस्ट को जवाब देना है, टेररिस्ट को पीछे उनके पीछे पड़ के हमें उनको मारना है, पीछे जाके हमें मारना है, चाहे वो कर भी चुके हो। पर अभी हमने सिर्फ पीओके में जाके नहीं मारा, हम लोगों ने पंजाब के अंदर भी जाके मारा, पाकिस्तान के उन जिलों में जाके मारा जहाँ तो 100% अपने आप को सुरक्षित समझते थे। हमारा मैसेज देना ये है कि टेररिस्ट नो वोट से कहीं भी हों, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो देश नहीं है, हम उनको घुस के मारेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये साफ संदेश था हमारा। संदेश ये नहीं था कि हम पाकिस्तान से हमला करेंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हमने जैसे अपना काम किया, उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया था, और बस पूरा हो गया। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड था तो उसने जवाब दिया तो उसको, और मुंह तो जवाब दिया गया, फिर उसको तो नुकसान हुआ, गिड़गिड़ा के वो जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास गया, अगर उन्होंने ट्राई किया और उनको समझाया कि तुम चुपचाप अपने आप को काम कर लो, भारत को फोन करो, भारत से बोलो कि भाई ठीक है हमने सीज फायर की है, तो भारत सीज फायर, क्या भारत ने कभी सीज फायर तोड़ने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अली शाह साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, कुछ तकनीक खामी है। विजय भाई, अब जो बात कह रहे हैं खेमचंद शर्मा साहब कि हमारे जो पहलू थे वो स्पष्ट थे, हमने आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा, पूरी विपक्षी पार्टियों को उसके बारे में ब्यौरा भी दे दिया गया, सर्वदलीय बैठक में यह भी बता दिया गया कि अब उधर से क्या रिएक्शन आ रहा है और हम उसका जवाब सेना के जरिए कैसे दे रहे हैं। सरकार के साथ सारी पार्टियां थी, बहुत अच्छा लगा कि देश एकजुट है कम से कम अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए, और सेना मजबूत है पॉलिटिकल विल के साथ। लेकिन जब यहां पर एक एक ब्यौरा सेना दे रही है, क्योंकि युद्ध सेना लड़ रही थी, तो फिर इतनी जल्दबाजी में यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? पहलगाम पर भी सवाल है, अभी भी सवाल है, देश को संबोधित पीएम करने वाले हैं, और हो सकता है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि शायद जो मांग कांग्रेस की पार्टी ने, राहुल गांधी ने या बाकी अन्य दलों ने रखी है
कि बैठक भी बुला ले और विशेष सत्र भी बुला ले, वहां पर भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो सेना बता रही है, कम से कम वो तो मानिए कि हमने ना तो युद्ध छेड़ा था और ना ही हमारा मकसद था, और पीओके पर अभी हमें आक्रमण नहीं करना था। ये आक्रमण और अभी से पूरा पीओके वापस आ जाता हमारे पास, इस बहस में क्यों चले गए? आदरणीय भाई साहब, ये देश की संसद क्यों बनी है? मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है? जब सब कुछ सेना ही चला रही है, सेना ही ब्रीफिंग कर रही है, फिर मोदी जी की जरूरत क्या है? अरे मोदी जी का काम मोदी जी करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है, जो उसको विपक्ष से बात करनी चाहिए, वो जवाब तो मोदी जी देंगे। अभी आप कह रहे थे अपने चैनल पर कि भारत ने घुसकर हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। खुद मोदी सरकार का ये कहना है कि बॉर्डर से ही मिसाइलें छोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। और अभी भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई हम तो पाकिस्तान में घुस गए, अलग अलग इलाकों में, पंजाब में घुस गए, हम तो पीओके में घुस गए। नहीं, हम नहीं घुसे, सेना ने अपनी सरहद के अंदर से जवाब दिया है। घुसते हैं और दूसरा देश आपके यहाँ घुसता है तो इसे युद्ध नहीं मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? अरे भाई, जब एक युद्ध की शुरुआत कौशिक साहब, युद्ध तब होता है ना, युद्ध तब होता है जब भाजपा की सरकार जो है मौजूदा, वो ऐलान कर देती कि नहीं, हमारी सेना को हमने खुली छूट दे दी है युद्ध करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमने सेना को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए, अपनी सरहद के अंदर से हमने जवाब दिया। तो सेना घुसने गई थी पंजाब में जाकर या पाकिस्तान में जाकर, वो अलग बात है कि मीडिया चैनलों ने चला भी दिया कि नहीं कब्जा हो गया इस्लामाबाद में और न जाने कहां कहां। कि पंजाब में घुस गए, हम पीओके में घुस गए, पाकिस्तान में घुस गए, सरहद के अंदर से घुसकर जवाब दिया। जैसे आतंकियों को जवाब दिया था, वैसे ही जो पाकिस्तान की सेना कर रही थी उनको जवाब दिया, लेकिन अपनी सरहद के अंदर से। तो दोनों में अंतर है। अगर भारत पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसकर लड़ रही हैं तो उसे युद्ध नहीं कहेंगे आप? उस युद्ध को रोकने की घोषणा कौन अच्छा, मैं अब इसका जवाब लूंगा, क्योंकि अब इस पर अगर आप और मैं सिर्फ चर्चा करें तो शायद तकनीकी पहलू छूट जाएगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। बहुत स्वागत है मेजर साहब आपका। आपने जो अभी तक सुना पॉलिटिकल लोगों को, कांग्रेस कह रही है कि जवाब भी चाहिए सरकार से, बिल्कुल अधिकार है उनका, मांगना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ चुका था। क्या वाकई ये युद्ध छिड़ा था भारत की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से तो था, लेकिन क्या वाकई तकनीकी तौर पर ये युद्ध छिड़ गया था भारत की तरफ से भी? और एक बड़ा मौका था जब हम पीओके को हासिल कर सकते थे। क्या उस रणनीति पर सेना बढ़ गई थी आगे और फिर अचानक से रोक दिया गया अमेरिका के द्वारा? जी, पहली बात ना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया मैंने जी पिछले प्रवक्ता को सुनते हुए, तो शायद आप अपने पीसीआर को बोलते थोड़ा वॉल्यूम वहां से बढ़ा देंगे प्लीज। जी मैं बोल रहा हूँ, पीसीआर टीम को मैं बोल रहा हूँ सर, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें अभी 5:30 बजे मतलब जो हुई वो बहुत कम उस टाइम से थी। तो जनरल साहब ने बताया कि ना उनकी एयर स्पेस वायलेट हुई, ना हमारी हुई, ना हमारा जहाज आ गया, ना उनका जहाज यहाँ पर आया। हवा से ही फायर करे और हथियार बताया नहीं कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने के लिए आप दुश्मन के क्षेत्र में घुसे। मकसद घुसने का नहीं है, मकसद है दुश्मन पे नुकसान पहुंचाने का। मुद्दा ये है, आप युद्ध कहेंगे नहीं सर, मैं आपको नहीं रोका सर, एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, अली शाह साहब को बोल लेने दीजिए सर, अपनी बात कंप्लीट करें। तो आप जब बोल रहे थे, मैंने आपके बीच में नहीं बोल रहा सर, ऐसे मत करिए प्लीज, थोड़ा कायदे से। तो मकसद है दुश्मन के ऊपर, दुश्मन यानी कि जो टारगेट है यहाँ पे शीर्ष लिया है, उसके ऊपर भारी नुकसान पहुंचाने का मकसद ये होता है। अब जरूरी भी नहीं है कि आप मिलिट्री एक्शन ही लें, और भी एक्शन से आप दुश्मन पे नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। लेकिन आपने निर्णय लिया मिलिट्री एक्शन का, स्वागत है, सपोर्ट। और खास बात यह है कि पूरा देश, मुझे लग रहा था कि पूरा देश एकजुट हो गया। कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी बनकर ये जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन कॉमन है, एक है। दुश्मन है पाकिस्तान। अब आतंकवादियों को हमने निशाना बनाया था, जब आतंकवादियों को निशाना बनाया तो शिष्ट बिल्कुल सटीक तरीके से 9 टारगेट्स नष्ट किए जी आतंकवादियों के। एक ईंट भी जहां पे निशाना नहीं बनाया जो बाजू में होगा, हिली नहीं, ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, ना कोई रिहायशी इलाकों में, सीधा आतंकवादियों के ट्रेनिंग के लॉन्च पैड्स पे।
अच्छा, अब पाकिस्तान का रिएक्शन आया कि हम इस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो पाकिस्तान का क्यों आया? पाकिस्तान को तो हमने निशाना नहीं बनाया, बिल्कुल हमने आतंकियों को बनाया। ठीक है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान की तरफ से भी, ठीक है। आप जवाबी कार्रवाई कहां करोगे? हिंदुस्तान में तो कोई आतंकवादी टेररिस्ट आउट लॉन्च पैड नहीं है। उन्होंने कोशिश करी, पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारी मिलिट्री बेसिस पे 15 मिलिट्री बेसिस पे हमला करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा S-400 जो रूस से लेकर आए थे बहुत कारगर था, इसने पूरे हमले रोक दिए। फिर हमने भी आगे तबाही मचाई। फिर अच्छा भैया, तो हमारे फौजियों के यहाँ पे अटैक करोगे, हम दिखाते हैं। फिर जाके हमने तहस नहस कर दिया इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो इनने चीन से लिया था, उसकी तबाही मच गई। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने का मतलब होता है कि वो अंधे हो गए, उनके रेडार कुछ नहीं पकड़ पाते। अब यानी कि कोई भी आए फ्री फॉल, कोई भी आए मार के जाए। वैसे भी पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक कर रखी है, अफगानिस्तान तालिबान ने इनके ऊपर हमला कर रखा था पहले, हिंदुस्तान से मार खाए हैं ये। मैं पिछले जो 71-65 की बात नहीं कर रहा हूँ, 99 की बात कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक जब हुई थी, एयर स्ट्राइक मिलिट्री तरीके से, तो अच्छा फिर सीज़फायर का ऐलान होता है बाद में। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट करते हैं तकरीबन 5:30 बजे परसों शाम को। कुछ चंद एक घंटों में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसपे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर कुछ चंद एक घंटों में ये सीज़फायर का वायलेशन कर देता है, फायरिंग शुरू। मतलब फिर वहां से बयान आता है कि ये इनकी सरकार और इनकी मिलिट्री एक ही पेज पे नहीं थे। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। सरकार का ऑर्डर इनके फॉरवर्ड पोस्ट तक नहीं पहुंचा। चलो, जब उसी दिन परसों सुबह को इनको लोन मिलता है IMF से। अब जब इनको लोन मिलता है तो अमेरिका से एक फोन जाता है इस्लामाबाद और एक फोन जाता है रावलपिंडी। ये तरीका है पाकिस्तान का। अगर लोन के लिए पैसे के दोनों जगह पे फोन जाता है, कोई मेरे को ये बतला दे कि सीज फायर का क्यों केवल इस्लामाबाद को ही पिक्चर में रखा, रावलपिंडी को क्यों पिक्चर में नहीं रखा? पहली बात तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को आपको ये नहीं मालूम कि रावलपिंडी की चलती है वहां पे, इस्लामाबाद की नहीं चलती है? दूसरी बात, अमेरिका होता कौन है हमको बताने वाला या दुनिया को ऐलान करने वाला कि उनने मदद करी, उन्होंने मीडिया का काम किया? ये बचपानी वाली बात है, बचकाने वाली बात है बिल्कुल कि ट्विटर पहले मैं ट्विटर पे मैं लगाऊंगा कूद के। अच्छा, सन 2001 में जब अल-कायदा ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था पेंटागन और ट्विन टावर पे, फिर अमेरिका ने लॉन्च किया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में अपने ट्रूप भेज दिए। पाकिस्तान में नहीं भेजे थे, 10 साल लग गए। 2011 में ओसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान से, अमेरिकन ट्रूप जाती हैं, ओसामा बिन लादेन को मारती हैं, उनको पानी के नीचे गाड़ देती है, आ जाती है। वहीं करीब में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठन के टेररिस्ट कैंप से उनको हाथ छू भी नहीं करती, वापस आ जाती है। आप ये बताइए, अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो बाकी उग्रवादी क्यों छोड़ दिया आपने? बाकी के लॉन्च पैड्स क्यों छोड़ दिया आपने? बिल्कुल सही बात। अच्छा, उन्होंने हमारे साथ तो नहीं दिया था अमेरिका ने, बल्कि तो हमारे दुश्मन की मदद करी थी कर्जा देके परसों। तो हम क्यों उनकी बात सुने और हम उनको मीडिएटर क्यों बनाए? तो हमने नहीं बनाया। किसान का बयान आता है कि नहीं, अब हमें कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम है। अब आप देखिए साहब, हमारे उग्रवादी जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे जो इससे हम अफेक्टेड थे पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका उनको चू भी नहीं करता क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं थे ना, वो अल-कायदा से ही अफेक्टेड थे। तो इसमें ये बात है कि आगे अभी सीज फायर पाकिस्तान, मुझे लगता नहीं कि इसका ज्यादा लंबा इसका आदर या करेगा। मैं आपको ये कह के समाप्त करूंगा, सन 2003 में जब सीज फायर हुआ था तो मैं खुद एज यंग ऑफिसर सरहद पे था और मैं 30 मीटर के फासले पे था पाकिस्तान के पोस्ट से।
तब सीज फायर नहीं हुआ था। सीज फायर तब हुआ जब मैं पोस्ट पे था, मेरे सामने सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। पाकिस्तान फिर भी सीज फायर का उल्लंघन करती थी। उसके बाद भी क्या, अभी आपने पूरे देश को देख लिया, पूरी दुनिया को देख लिया, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियम का मजाक उड़ा दिया, मौकरी बना के रख दी। सीज फायर कुछ भी नहीं है इनके लिए। और अभी ये है, ये स्थिति ये है। अब देखिए कब तक पाकिस्तान उस सीज फायर का आदर करता है। बिल्कुल सही बात है। और अली शाह साहब, जैसा सेना बार बार कह रही है कि हमने अपने शर्तों के आधार पर सीज फायर रोकने का जो उधर से गुहार लगाई गई थी उसे माना है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। और अगर कोई उल्लंघन करता है, आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देता है, तो हम पूरी तरह से स्वच्छंद हैं एक्शन लेने के लिए। यह बात भी दुनिया को बता दी गई, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, बाकी अन्य देशों को भी बताया जा रहा है डेली। लेकिन अंदर की जो सियासत है वो हावी है। खेमचंद शर्मा साहब, विजय कौशिक साहब का कहना है कि सेना पर कोई शक नहीं है, सेना ने अपना काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया और मजबूती के साथ उसका साथ देश ने और देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने और सरकार ने दिया। लेकिन बस आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि अब इनको बुलाकर बता दीजिए कि क्या चर्चा हुई है। अमेरिका ने जो पहले आकर ट्वीट कर दिया ना, बात वहीं से बिगड़ गई। सरकार बताती, सरकार के मुखिया बताते तो सरकार के साथ विपक्षी पार्टियां रहती। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में सब जानते हैं, वो पहले रशिया और यूक्रेन के बारे में भी ऐसा कर रहे थे और लोगों के बारे में भी ऐसा कर रहे थे। अगर वो अपने कहते हैं या मृत्यु बन रहे हैं तो बन रहे हैं। हम कहते हैं, हमने तो एक्नॉलेज नहीं किया कि हमने अमेरिका की इंटरवेंशन को माना है, या अमेरिका की इंटरवेंशन के आधार पर हम लोगों ने सीज फायर किया है। भारत तो पाकिस्तान को पहले ही कह रहा था कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से आतंकवाद हमारे भारत में आपके यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा फैलाया जा रहा है, या आप लोग, आपकी आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है, तो हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद हम लोगों ने कहा ठीक है, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम फर्दर अभी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो इज्जत है पूरे विश्व में खराब हो गई, तो हम लोगों ने उससे ज्यादा डबल इंटेंसिटी से जवाब दिया। तो हम जवाब दे रहे थे, हमारा एक्शन पेंडिंग नहीं था। और आप देखेंगे संडे नाइट को भी, जब रात के 5 बजे सीज फायर हो जाएगा और फिर पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन भारत में भेजे, तो भारत ने उस रात को भी पाकिस्तान को मेजर नुकसान पहुंचाया। उनके जो बड़े सैन्य ठिकाने थे या फिर एयरफील्ड थी, उनको हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बदला दिया। अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो आपको फिर से मार पड़ेगी। लेकिन जो हमारी इंटेंशन ही कॉन्टिन्यूटी की नहीं थी वॉर की, तो इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ के इसको सीज फायर कर रहा है, तो हमारी तरफ से कर रहा है, हमारे अनुसार कर रहा है, तो ये हमारी जीत है। पर कुछ लोग राजनीति के लिए, ये वही लोग हैं जो 26/11 की घटना में सिर्फ निंदा करके रह जा रहे हैं, कुछ नहीं करते। 1971 से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 1971 में एक अलग सिचुएशन थी और उस समय बांग्लादेश में जो लोकल वहाँ पे संगठन था पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, उन लोगों ने कई करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस चुके थे शरणार्थी। हालात ऐसे थे कि अगर वहाँ पे हम इंटरवेंशन नहीं करते तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जाती। वहाँ के लोगों को, सारे बांग्लादेशियों को भगा के वहाँ पंजाबियों को, मुस्लिम पंजाबियों को बचाने का काम पाकिस्तान करने वाला था। तो मस्ट टू डू एक्टिविटी थी। तो जितने भी हमारे मुस्लिम वहाँ पे थे, बंगाली मुस्लिम, उनको भी मारा जा रहा था। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ बांग्लादेश के साथ अत्याचार किया जा रहा था। बांग्लादेश में सभी के साथ, जो बांग्ला बोलता है, चाहे किसी भी धर्म का है, सबके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो वहाँ पे उस तरीके की इंटरवेंशन जरूरी थी। और उसको आज से कंपेयर करेंगे कि टोटली डिफरेंट है। इसको कंपेयर कर सकते हैं 26/11 की तुलना में कितना बड़ा एक्शन लिया गया, कितना बड़ा जवाब दिया गया और साफ मैसेज दिया गया है कि वी आर नॉट सॉफ्ट स्टेट एनीमोर। अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उसको मुंह से जवाब देंगे, अगर कोई हम पे गोली चलाएगा तो हम उस पर गोला चलाएंगे। ठीक है विजय कौशिक साहब, आपने अली शाह साहब को भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी अपनी बात रख चुके हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप खुद कहते हैं कि हमने पहले गलती कर दी थी, पहले ही मौका था, लेकिन इस बार तो पीओके का कोई मौका ही नहीं था, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? और सेना जो बता रही है वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है कि हमने सरहद को बिना क्रॉस किए पहला एक्शन आतंकवादियों और उनके लॉन्च पैड पर ठिकाना जो था उनका, उस पर निशाना साधा था। फिर उसके बाद वहां की सेना अगर इंटरवीन करके और भारत पर हमला करती है तो उसका हमने अपनी सरहद के अंदर से ही जवाब दिया, क्योंकि
आज भी डीजीएमओ ने कहा कि हमें आभास था, इसीलिए हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हमने चूंकि यहां से एयर स्ट्राइक किया है तो उधर से भी जो हमला होगा वो एयर स्पेस में ही होगा, और उसकी प्लानिंग हमारे पास थी और उसका नजारा हमारे सामने है। कितना नुकसान वहां पर उनके एयर बेसिस को हुआ है, बाकी अन्य ठिकानों को हुआ है, लेकिन बात फिर पीओके की कहां से आ गई? क्या पीओके के लिए इस बार युद्ध छिड़ा था, जिसको आप कह रहे हैं बार बार कि नहीं ये युद्ध छिड़ गया था? देखिए, मुझसे जो सवाल है आपका, मैं आपको बता दूं कि इस देश की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे हम लेकर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में रखा। मोदी जी ने कहा पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। तो आज एक सही मौका था जब वार्ता के मुताबिक हमारी सेनाएं पाकिस्तान में घुस गई थी, हमने बड़ी कार्रवाई कर दी। हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो निश्चित तौर पर एक सुनहरा अवसर था कि जो हमारा हिस्सा है पीओके, उसको हम अपने भारत के अंदर दोबारा से विलय कर लेते। लेकिन मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से मोदी सरकार इस मुद्दे पर जनता को सही जो दिशा है वो दिखाने में असफल सिद्ध हुई है। और निश्चित तौर पर इन सब नाकामियों के बावजूद भी हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इस पर जवाब दे, हम उनके पास खड़े हैं हर तरह से। खेमचंद शर्मा जी जवाब देंगे जल्दी से, उसके बाद मैं अली शाह साहब के पास जाऊंगा। भाई, सुनहरा मौका था, कांग्रेस कह रही है कि इस मौके को आपने गवा दिया। 2 बार गलती हो गई देश में, एक बार कांग्रेस ने कर दिया बहुत साल पहले, और अब बीजेपी की सरकार या आपके घटक दलों की सरकार ने कर दिया। शर्मा साहब मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अली शाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है आपकी खेमचंद? हाँ खेमचंद जी, जवाब देंगे आप? जो बात कह रहे थे अभी कौशिक साहब, उनका कहना है कि एक गलती सालों पहले कांग्रेस ने की और दूसरी आपकी सरकार ने कर दी। बढ़िया मौका था, पीओके आप अपने पास होता, भारत का भौगोलिक विस्तार भी हो जाता और बड़ी सारी समस्याएं भी दूर हो जाती, पूरा कश्मीर भी अपने पास आ जाता। दूसरी बार गलती कर दी है और वो गलती आप लोगों ने की। गलती इन्होंने की, और इन्होंने एक बार नहीं 4 बार की। इन्होंने 1948 में लेट करके जो पीओके पाकिस्तान के पास चला गया तब गलती की। इन्होंने 1965 में जो युद्ध हुआ तब इन्होंने गलती की, 1971 में भी इन्होंने गलती इन्होंने की, हमने नहीं की। आज हमने युद्ध नहीं है, पूरा फुल प्लेट युद्ध के लिए ना तो भारत की मान्यता थी ना ही रेडीनेस थी। हम लोग तो जवाब दे रहे थे कि जो उग्रवादी घटना हुई, उग्रवादी घटना का इस तरीके से जवाब देना था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो उग्रवादी हैं वो सवाल सोचें कि अगर आप उग्रवादी घटना करोगे तो भारत सिर्फ अपनी जमीन पे नहीं ढूंढ ढूंढ के मारेगा, अब आपको पाकिस्तान की जमीन में भी ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो वो जवाबी कार्रवाई थी जो हमने की, जोरदार तरीके से की। हमारे सेनाओं ने अपना शौर्य पराक्रम दिखा के पाकिस्तान के अंदर तक हमारी जो आधुनिक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से जवाब दिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान फिल्म में नया अपनी इज्जत बचाने के लिए कोशिश किया और उसने हमें हमारे भीतर जो ड्रोन वगैरह भेजे तो उनको सबको न्यूट्रलाइज किया, उनके फाइटर प्लेन को भी न्यूट्रलाइज किया, बॉर्डर पर जोरदार तरीके से उनको रिस्पॉन्स दिया गया। और फिर वहां पे जाके जहाँ से वो लॉन्च कर रहे थे, जो लॉन्च पैड है, एयर स्पेस है, हर जगह जाके भारतीय मिसाइलों ने और हमारी जो ड्रोन है वहाँ पे नुकसान पहुंचाया, भारी नुकसान पहुंचाया। तो हम लोगों ने पाकिस्तान को बता दिया तो हम आतंकवादियों को भी मारेंगे। अगर आप आतंकवादियों के सपोर्ट में भारत में कुछ गतिविधि करने की कोशिश करोगे, मिस एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो उसका भी जोरदार जवाब दिया जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्स था अगेंस्ट टेररिज्म एक्ट। ये फुल वॉर भारत ने घोषित किया, ऐसा नहीं, भारत ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म घोषित की थी। तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो लक्ष्य है वो हमारा पूरी तरीके से प्राप्त हो चुका है और प्राप्त हो गया था। पाकिस्तान क्योंकि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, इंटरवेंशन किया। जब शनिवार की रात को भारत ने जबरदस्त तरीके से उसकी सफाई की तो घबरा गया। रात में उसने विश्व की जो अलग एजेंसी है उनसे संपर्क किया, उसने लेके रिक्वेस्ट किया कि भाई भारत को समझाएं कि भारत उन पर और आक्रमण ना करे। तो भारत का तो कभी और आक्रमण करने का पर्पज ही नहीं था। पाकिस्तान ने आके जब खुद बोला कि हम शिक्षा चाहते हैं तो बात करी। ठीक है, अली शाह साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है?
जी आपकी बात आ रही है जी। जी शाह साहब, मैं आपसे दूसरी चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए राजनीति तो चलती रहेगी, हमारे देश की ये भी अपनी खूबसूरती है कि राजनीति कभी बंद नहीं हो सकती, वो चाहे सरहद का ही मामला हो। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है, जो आपने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, और आपने खुद पाक की चौकी पर रहते हुए आपने देखा था, वो उदाहरण भी दिया, और मौजूदा दौर में भी सीज फायर का ऐलान होने के बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से फिर से उसका उल्लंघन हुआ, भारत ने फिर जवाब दिया। क्या ये ऐसा मौका नहीं आ गया है कि अब जब भारत कह रहा है कि हमने शर्त पर इसको माना है, पहली बात, दूसरी बात कि अगर आपने अब उल्लंघन किया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, कोई एक्टिविटी हुई, तो हम स्वच्छंद हैं, हम फ्री हैं एक्शन लेने के लिए, और ये बात वो सबको बता रहा, पूरी दुनिया को पहले से क्लियर कर दिया है कि अगर उन्होंने उसका उल्लंघन किया तो एक्शन लेने के लिए हम तैयार रहेंगे, फिर कोई इंटरवीन ना करे। ये एक सुनहरा मौका नहीं है? देखिए जी, मैं उससे पहले एक बात और, क्योंकि मैं सरहद पे रहा हूँ और मैंने बहुत करीबी से खून खराबा देखा है, अपने साथियों को मेरी बहाव में दम तोड़ते हुए देखा है। और सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया था कि जब मैं उनके घर पे फोन जाता था कि आपका बेटा, आपका पिताजी, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे मालूम है कि एक जंग कितनी ज्यादा खौफनाक होती है और कितनी खराब चीज होती है। इससे दो नुकसान दो दिशों का होता है, एक का कम होगा, दूसरे का ज्यादा बढ़ेगा, मगर होगा दोनों का। आदमी दो तरफ मरेंगे, वहां भी मरेंगे, यहाँ भी मरेंगे, वहां ज्यादा यहाँ कम। ये कहते हुए मैं यकीन नहीं रखता जंग में फौजी आदमी होने के नाते, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की थी हमारे साथ, जो की थी इन्होंने 22 अप्रैल को, इनका वजूद ही मिटा देना है। इनको सजा नहीं देनी केवल, इनका बचोंगे ये सुधरेंगे नहीं। आप मार के आओगे, ये फिर करेंगे वो हिमाकत। इनकी पुरानी आदत है, जब तक इनका वजूद ही नहीं मिट जाता, इन घुटनों के बल तो आगे था पाकिस्तान, बिल्कुल गिर गया था बिल्कुल। और इतने बेशर्म है, शहबाज शरीफ साहब बयान देते हैं कि वो जंग जीत गए। अरे बेशर्म, अरे बेशर्म। तो एनीवे, अब देखिए पाकिस्तान की बहुत हुआ है 2 एक दिन पहले लक्ष्य फिल्म का, जहाँ पे ओमपुरी साहब ऋतिक रोशन को कहते हैं, मेरे को पाकिस्तानियों से लंबा तजुर्बा है लड़ने का, पाकिस्तानी जब हार जाए तो लौट के जरूर आता है वो पीछे से बर्बाद करने के लिए, और अगर जीत जाओ तो कंप्लीसिट मत हो जाना, लापरवाह मत हो जाना। तो वो इतना सटीक बैठता है। ये अब देखिए शीर्षा का उल्लंघन, ये पाकिस्तान जो है ना, हमने जो नीति अपनाई है अभी कि अगर आप पूरा फैलाओगे ये जंग मानी जाएगी हमारी तरफ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। हम क्यों इंतजार करें फिर से कोई पहलगाम होने का, कोई पुलवामा होने का, सितंबर 11 होने का, 13 दिसंबर होने का, हम क्यों इंतजार करें? हमको उसको खत्म करना है। तो अगर अब ये सवाल ऐसा है कि क्या पाकिस्तान मारेगा, क्या वो बात डर के बैठ जाएगा? पाकिस्तान एक बिगड़े बच्चे की तरह है, तो बात कभी मानता ही नहीं है। बिगड़ा बच्चा तो तभी मासूम होता, शरारती होता है, ये बदमाश है। ये एक क्या बोलूं, इतने ऐसे सांप है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने पाल के रखे हुए हैं और वो दस्ते लगे इनको ही, क्योंकि पाकिस्तान ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया जी। आज की तारीख में वही उग्रवाद पाकिस्तानियों पे भारी पड़ रहा है, और ज्यादा भारी पड़ेगा, और फिर इनका वजूद ही मिट जाएगा, अपने आप मिटेगा, बिखर जाएगा पाकिस्तान। एक बलूचिस्तान की तरफ होगा, एक गिलगित होगा, एक सिंध प्रोविंस होगा, एक पंजाब प्रोविंस अलग होगा, आतंकिस्तान इनका अलग होगा, जहाँ पे सब इनकी पिटाई करेंगे। तो ये होगा पाकिस्तान का हासिल आने वाले दिनों में। अली शाह साहब, एक सवाल और भी आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं कि क्या जो देश की इस वक्त उम्मीद थी या एक आवाज थी, वहां पर हम मौका गंवा बैठे? क्या वाकई जो आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में इलाज होगा, होना ये है, हश्र उसका होना है, वो मौका अभी था और हमारे पास इसका आधार भी था कि हमने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ा या लड़ी या उनको टारगेट किया,
और आतंक के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार खड़ी है, इसलिए ये मौका है, इस मौके पर भारत अब आगे बढ़ चुका है। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल हर एक के माइंड में, हर एक के दिमाग में चल रहा है। तो आपके सवाल के माध्यम से मैं, आपने मेरे को मौका दिया है, सबके माइंड तक मैं रीच कर दूं। देखिए, गाड़ी अनुमान तौर पर सब चलाते हैं ना, अब गाड़ी जो चला रहा होता है उसको ही पता होता है कि कब गियर बदलना है, कब ब्रेक मारनी है, कब बाइक पर ऑन करना है। अब साइड में बैठ के अरे ब्रेक मारो, अरे तेज चलो, अरे इंडिकेटर दो, अरे ये करो, अरे ये करो सर, वो करो, है ना। तो हमको भरोसा होना चाहिए हमारी सरकार में। ये कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, जो भी सरकार सत्ता में हो, मेरी तरफ से कौन भी सत्ता में हो, तब ठीक है, जो भी सरकार आदेश दे रही है, उन जिनको मालूम है कि आगे कैसे कहा किधर क्या बनना है, बड़ा आसान है बैठ के अरे यार ये अरे यार वो गिर जाते, अरे यार वो रो रहे, अरे यार उनके आंसू तो निकलते, माँ भैया। देखिए, हम ना एक बहुत तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतने तेज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और यही तो बात पाकिस्तान नहीं जाता, उनको इसी बात चिढ़ है। जम्मू कश्मीर के इलाके में धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके की तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर में, वो काबिल तारीफ है। और G20 की बैठक हुई, 60 अन्य देशों के ग्लोबल लीडर वहां पर आए, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई थी वहां पे, क्रूज आने लगे थे। तो पाकिस्तान को खुजली हुई, ये हो क्या रहा है? तो पाकिस्तान ने क्या करा, उन्होंने फूट डालने की कोशिश करी हमारे देश में, अगर दंगे हो जाए हिंदू मुस्लिम। जनरल आसिम मुनीर ने थर्ड रेट, वो वर्दी पहनता है इंसान, 6 महीने चाहिए उसको वर्दी डालने, वर्दी के लायक नहीं है वो। उसने 16 अप्रैल को एक गंदी स्पीच दी, जहाँ पे 2 नेशन थ्योरी की बात करी, हिंदू मुस्लिम क्या फला ढंगा। क्यों, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? तो उसने बहुत ही विपत्तिजनक, शर्मनाक, बहुत ही गंदी तकरीर करी उसने। अब उसके 6 दिन के बाद 22 अप्रैल को हंगामा हो जाता है पंजाब में। ये आतंकी कावड़ी, ये कावर्ड क्या बोलते हैं, डरपोक, कायर आते हैं। इन्होंने जिस तरीके से नाम पूछे, धर्म पूछे, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, जाओ मोदी का क्या देना, इनकी मंशा साफ दिखाती है, दिमाग गंदा है पहली बात तो। और इनका मकसद था हमारे हिंदुस्तान में, हमारे खूबसूरत हिंदुस्तान में वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाए पूरी। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने खूब कहा था कि हिंदुस्तान की एकता की ताकत है हमारी एकता, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा हिंदुस्तान का। यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई रही। अब देखिए, इनके इस टेररिस्ट हमले से ये चाहते थे इनको काटना, हम तो एकजुट हो गए, हम सब ने हाथ जोड़ लिए, हाथ मिला लिए, सब एक साथ हो गए। कश्मीर में पहली मर्तबा जिंदगी में जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्स पे एक जमाने में, वहां पर कैंडल लाइट मार्च हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक हिंदुस्तानी ने खोल के इसकी निंदा करी है, और बहुत लोग सड़कें भी उतर आए। अब हम सब तैयार हो गए जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान से, सबके सब, एक्स सर्विसमैन तैयार, मैं तैयार, हम सब तैयार। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश की सेवा केवल फौजी नहीं, हर कोई कर रहा है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, म्यूनिसिपैलिटी का आदमी, हर कोई देश की सेवा कर रहा है। टेलीविजन एंकर, गेस्ट कोऑर्डिनेटर, ड्राइवर, कैमरामैन, सब कर रहे हैं। अब सब तैयार हो गए, हम जंग लड़ेंगे भाई पाकिस्तान से। पाकिस्तान वहां पे डर रहा था, जंगा रहा था, बिल्कुल वो अपने परिवारों को बाहर भेजा था, बर्बादी चाहिए, यहाँ से भागो भागो भागो, बिल्कुल डर के मारे। और जो वहां के विदेश मंत्री है वो नहीं भगा दिया ख्वाजा आसिफ। अच्छा, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर सिंधु नदी के किनारे घटिया स्पीच दी, उसने अगले दिन अपने परिवार को कहना भेज दिया। जनरल आसिफ मुनीर चीफ ऑफ अमित शाह ने अभी अपने परिवार को वहां से दिया, तो उनके जनरल मिनिस्टर बाहर है। अब पाकिस्तान में मिडिल क्लास नहीं है,
अपर क्लास को विदेश भेजा रहे हैं अपने परिवार को, जो लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, वो पिसेंगे इसमें, वो मरेंगे। उनकी क्या गलती है? बिल्कुल सही बात है। और उसका हमने नजारा देखा भी कि कैसे अपने एयर स्पेस में उसने नागरिक विमानों को, भारत ने अपने साइड में पूरे नॉर्थ जोन से वो एयर स्पेस खाली कर दिया गया था, नागरिक विमान वहां पर नहीं उड़ रहे थे, लेकिन उसने अपने नागरिक विमानों को उड़ाकर और उसकी आड़ में वहां से ड्रोन या उनके फाइटर जेट को लाने की कोशिश की, जिसका भारत की सेना ने माकूल जवाब भी दिया, ये भी ध्यान रखते हुए कि किसी एक आम नागरिक विमान, पाकिस्तान के आम नागरिक या नागरिक विमान पर कोई हमला ना हो जाए, कोई वो हिट ना कर पाए। जो बात अली शाह साहब आपने कही है, विजय कौशिक साहब, इसी से मैं जोड़कर फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। अली शाह साहब कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है ना, कम से कम फिलहाल उसी को गाड़ी चलाने दीजिए, पीछे से बैठकर मत बताइए कि यहां ब्रेक लगा दो, यहां पर स्पीड बढ़ा दो, एक्सीलेटर थोड़ा कम कर दो या ज्यादा कर दो। ये जो गाड़ी है ना, ये पक्ष विपक्ष सबको मिलाकर बनी है, और ड्राइवर होने का मतलब ये नहीं है कि भी वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता फिरेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमने कह दिया कि हम हर के साथ हैं, तो दिक्कत क्या है। तीसरी बात, हमारे देश की तरफ से अमेरिका क्यों घोषणा कर रहा है कि भी मैंने दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया, सीज़फायर करा दिया, और उसके बाद में दूसरा ट्वीट भी कर दिया ट्रंप जी ने कि भी मैं तो कश्मीर मुद्दे का भी समाधान करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये वार नहीं थी, ये तो चुनिंदा हमला था, दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भाई हमने जो है ईद का जवाब पत्थर से दिया है। तो ये युद्ध नहीं है तो क्या है। और इस संकट की घड़ी में इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए था। अब मोदी जी ने कह दिया कि कोई भी आतंकी घटना जो है उसको युद्ध का वो माना जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से पूछता हूँ कि मणिपुर की जिन घटनाओं में पाया गया है कि वहां पर चाइना के हथियार या चाइना पोषित हुआ आतंकवाद है, क्या उसको भी युद्ध मानते हुए आप चाइना को युद्ध का जवाब पत्थर से देंगे? क्या इसी तरह का व्यवहार जैसा हमने पाकिस्तान के साथ किया है, क्या वैसा ही व्यवहार हम चाइना के साथ करने जा रहे हैं? तो मैं मोदी जी को इसके लिए भी बधाई दूंगा एडवांस में। लेकिन इसके साथ साथ हम विपक्ष में रहने के चलते मोदी जी से चाहते हैं कि जो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब तक पहुंच गया है, उसको खत्म करने की तरफ तुरंत कदम बढ़ाए जाए, ताकि जो चाइना ट्रेड वार में हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे पहले इसका जवाब देना जरूरी है। और अब पाकिस्तान के मुद्दे पर एक कदम और आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी निपटा दो और साथ में चाइना को भी निपटा दो। ये सारी उम्मीदें कांग्रेस की, बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से है। खेमचंद शर्मा साहब, देखिए कौशिक साहब की बड़ी उम्मीदें हैं और उनकी भी उम्मीदें मोदी जी से ही है। वो कह रहे हैं कि यही मौका है, सबको निपटा दो। पूरे उम्मीदें हैं और देश की उम्मीद के अनुसार सरकार ने और हमारे सेनाओं ने काम किया। और हमें सब चीज देखनी होती है। आप सब जानते हैं कि 1973 में भी युद्ध हुआ तो हमारे सेना अध्यक्ष ने बोला था कि हमें 6 महीने चाहिए अगर हमें फुल फ्लेज युद्ध करना है। हमारे समय किया और उसके बाद युद्ध किया। तो फुल फ्लेज अगर युद्ध करना है तो उसके लिए प्लानिंग होगी। हमारी सरकार ने, हमारे सेना ने ये नहीं बोला कि हमें पीओके वापस नहीं चाहिए। साफ साफ बोला है अगर बात होगी तो बात 2 चीजों पे होगी। एक कि कैसे और कब वो आतंकवादियों को हमें सौंपते हैं। दूसरा पीओके को किस तरीके से भारत को सौंपते हैं, किस तरीके से वापस करते हैं। इसके अलावा किसी चीज से वापस हम नहीं करने वाले, किसी भी चीज से हम बात नहीं करने वाले। शर्मा जी, ये तो नाइंसाफी है ना। गाड़ी मिलकर सबने खरीदी और उसका संचालन आप कर रहे थे और बीच रास्ते में इन लोगों को उतार दिया। कह रहे हैं हमें भी बिठा के ले चलो। बताओ पूरी बात। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हम फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ मैटर था कि जिस तरीके से उग्रवादी घटना हुई थी उसका जोरदार तरीके से उग्रवादियों को जवाब देना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनके एंडर को जवाब देना। तो हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर रहे के, बिना किसी बड़ी बड़ी, हम सब जानते हैं बंटवारे के लिए सभी लोग कह रहे थे, सारी ताकतें कह रही थी शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। हमें जो करना था हमने किया और जोरदार तरीके से किया। हमारा जो पर्पज था टारगेट था वो पूरा हुआ। तो पाकिस्तान पर एक साल प्रदर्शित हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अपनी इज्जत बचानी है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड किया, उसने विचरण करने की कोशिश की तो हमने फिर से जवाब दिया तो उनको फिर से नुकसान हुआ। भारत का तो स्टार्टिंग से पर्पज नहीं था कि हम फिर से इनसे हमला करें। अब पाकिस्तान ने
की हरकत थी तो उनको जवाब दिया गया। अब पाकिस्तान जब घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान परेशान हो गया, पाकिस्तान के यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ, तो उन्होंने खुद से रिपोर्ट किया, रिपोर्ट की कि हम चीज तय करना चाहते हैं। तो जब भारत उस लड़ाई को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहा था, इसमें हमारे लिए लॉस नहीं है, हमारी काम पे चीज तय हुआ है और हम अपना काम कर चुके हैं, उसके बाद चीज फायर हुआ है। अगर ये चीज फायर पहले होता, हम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, तो मानते हाँ भाई सरकार की कमी है, सरकार की कमजोरी है, सरकार जो उग्रवादियों को जवाब देना चाहिए था वो जवाब नहीं दे पाई। और इंक्रीमेंट देखिए, इसी सरकार के अंतर्गत पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर एयर स्ट्राइक होती है, और आज फुल फ्लेज जो हमारा ऑपरेशन शेड्यूल हुआ है, इसमें 9 जगह उसके 9 प्लेसेस पे मारा, और फिर जब मिड एडवेंचर किया तो और कई जगहों पे मारा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अपना जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा रहा है, और आप पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है। इस चर्चा में बैठा था साहब भी कह रहे थे उस समय कि भाई पॉलिसी होनी चाहिए, साफ पॉलिसी पूरे विश्व के सामने रख दी है कि कोई भी अगर हमारे भारत में उग्रवाद की घटना होती है उसको भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और ठीक है। और बाकी देश को संबोधित करते प्रधानमंत्री भी बता देंगे, लेकिन बस इतनी उनकी गुजारिश है विपक्षी दलों की कि गाड़ी में उनकी भी भागीदारी है, उनको भी बुलाकर बता दीजिए, बाकी सब सही है। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका, कौशिक साहब आपका, और अली शाह सर आपका भी। तो मौजूदा दौर में अब सेना ने तो अपना काम कर दिया सरहद पर, जो जवाब देना था पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जवाब दे दिया, लेकिन एक जवाब विपक्ष चाहता है सरकार से, खासतौर से प्रधानमंत्री से। वो कब मौका आएगा, तब तक थोड़ी बहुत राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी।